हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं डीएनए का रेप्लिकेशन किस विधि के द्वारा होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा या उस विधि के द्वारा होता है जिसको प्रूफ किया था वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे मेसेल्सन और स्टॉल ने। उसको पूरी विधि को हम पढ़ चुके हैं किस तरह से उन्होंने प्रूफ किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी क्रिया विधि, सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी विधि का क्रिया विधि किस तरह से होता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिलिपिकरण क्या होता है। अपने ही समान कॉपी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिलिपिकरण कहते हैं। तो डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन क्या कहलाएगा? एक डीएनए से नए संतति डीएनए या डॉटर डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहलाती है। तो द्विगुणन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम जानते हैं सेल जब डिवाइड होते हैं तो 1 से 2 में बंटते हैं। तो 1 से 2 में बटेंगे तो ज़रूरी है कि उसका डीएनए को भी 2 में बंटना ज़रूरी है। तो 2 में बंटने के लिए उसकी मात्रा को दुगुनी करना ज़रूरी है। तो ये क्षमता डीएनए में पाई जाती है कि वो अपने ही समान कॉपी बना सकता है। तो उसके अपने ही समान कॉपी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? द्विगुणन कहलाती है। तो सेल जब डिवीज़न होता है तो डिवीज़न होने से पहले उसकी तैयारी की जो अवस्था होती है, इंटरफेस अवस्था, उसमें 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक होता है G1 फेज़, दूसरा है G2 फेज़ और तीसरा उसमें S फेज़ होता है। तो G1, S और G2 3 फेज़ होती हैं, 3 प्रावस्थाएं होती हैं। उसमें से G1 और G2 फेज़ में तो RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। जबकि G3 फेज़ में जो S फेज़ में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो सेल साइकिल के एस फेज़ में डीएनए के डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन किस फेज़ में होता है सेल साइकिल के। तो कौन से फेज़ में होता है? एस फेज़ में होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनना है तो एक नए डीएनए बनने के लिए कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले तो डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता होगी जो डीएनए का पूरी स्ट्रैंड या उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का निर्माण कर सकें। और दूसरा क्या होगा? रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक जो एंजाइम्स हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से एंजाइम्स जो आवश्यक हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, वो एंजाइम ये हैं, देख लीजिए। पहला है हेलिकेज एंजाइम, जो कि डीएनए जो 2 कॉपी में होता है, 2 स्ट्रैंड में होता है डीएनए। जैसे इस तरह से 2 स्ट्रैंड होता है डीएनए का। एक स्ट्रैंड होता है 5 डेज 3 डेज प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 डेज 5 डेज प्राइम। तो इसमें 5 डेज एक स्ट्रैंड में तो होता है एक तरफ एक स्ट्रैंड का यदि बेस का सीक्वेंस हमको मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का बेस का सीक्वेंस हम आसानी से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? यदि एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में वहीं पर थायमिन हो, जस्ट उसके सामने क्या होगा? थायमिन होगा। और यदि गुआनिन है तो साइटोसिन होगा। और एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो दूसरा स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यदि एक स्ट्रैंड 3 डेज 5 डेज है प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड 5 डेज 3 डेज प्राइम है। और 3 डेज 5 डेज प्राइम का अर्थ क्या है? कि डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में जो पेंटोज शुगर होता है उसका तीसरा कार्बन यदि फ्री है तो वो कहलाएगा 3 डेज प्राइम और 5वां कार्बन फ्री है तो वो 5 डेज प्राइम कहलाता है। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से एक, जब सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है रेप्लिकेशन का, तो उसमें दो नए कॉपी जो बनते हैं उसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो नया कॉपी होता है। ये होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। तो हम इसकी क्रिया विधि किस तरह से होती है वो देखेंगे और उसमें पाए जाने वाले भाग लेने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं जो इसको सहायक होते हैं रेप्लिकेशन में। तो सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? जैसे डीएनए द्विकुंडलित अवस्था में होता है, हम जानते हैं किस तरह से स्पाइरली कॉइल्ड होता है डीएनए, तो इसके दोनों कुंडलन को खोलने का काम करता है हेलिकेज। द्विकुंडलन को यहाँ से ओपन करने का, अनजिप करने का काम कौन करता है? हेलिकेज करता है। उसके बाद दूसरा एक एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज या गायरेज। यदि किसी कुंडलित रस्सी को आप खोलेंगे तो उसके ऊपर की ओर टेंशन पैदा हो जाएगा। तो उस टेंशन को कम करने के लिए जो एंजाइम आता है वो एंजाइम कहलाता है टोपोआइसोमरेज या इसको गायरेज भी कहते हैं। तीसरा एंजाइम आता है प्राइमेज।
जो आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। अब ये किस तरह करेगा, जब क्रियाविधि के हम विभिन्न स्टेप्स पढ़ेंगे तब बताएंगे अच्छे से। ये याद कर लीजिए कि प्राइमेस एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। चौथा एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज के 3 एंजाइम होते हैं उसमें। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इसमें से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो डीएनए के नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ता है और नए स्ट्रैंड का निर्माण करने में मदद करता है। और न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ने का कार्य करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है और 1, ये हम जब इसका क्रियाविधि अच्छे से पढ़ेंगे तब बताएंगे। 2 और 1 जो होते हैं डीएनए के मरम्मत और रिपेयर में काम आते हैं, ठीक है। और जो टूटे हुए स्ट्रैंड्स हैं उनको जोड़ने में मदद करते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जब रेप्लिकेशन बबल बनता है, अभी क्रियाविधि बताएंगे तो बताएंगे, रेप्लिकेशन बबल्स बनता है तो बीच से डीएनए के स्ट्रैंड को काटने का कार्य कौन करता है, न्यूक्लियस एंजाइम करता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का कार्य क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक और एंजाइम है जो यहाँ पर आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्य कौन करता है, एक्सोन्यूक्लियस करता है। यहाँ पर आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है तो यहाँ से प्राइमेस एंजाइम को या डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए प्राइमर को बाहर निकालने का काम करता है एक्सोन्यूक्लियस। लाइगेज एंजाइम, इसमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और जिसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड के जो छोटे छोटे टुकड़े में डीएनए बनते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज एंजाइम। और एसएसबी जो प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर स्थित देख रहे हैं गोल गोल, तो ये एसएसबी प्रोटीन यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं तो वापस फिर से उनमें पेयरिंग ना हो जाए या फिर से वापस उनमें पेयरिंग ना हो जाए या आपस में जुड़ ना जाए, उसको ध्यान रखता है, उसको स्टेबलाइज करता है। माने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को स्थायित्व प्रदान करते हैं या सीधा बनाए रखते हैं ताकि इसमें डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो आसानी से संभव हो सके। तो ये हो गए एंजाइम्स, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, लाइगेज और एसएसबी प्रोटीन। इतने एंजाइम्स जो होते हैं और इतने प्रोटीन्स और एंजाइम्स आपस में मिलकर, और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स सभी मिलकर डीएनए की नई कॉपी बनाने में मदद करते हैं। तो अब इसको स्टेप वाइज देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो सबसे पहली क्रियाविधि में पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट या समारंभ बिंदु की पहचान। कहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस बिंदु की पहचान जो होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है। तो डीएनए में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर बेस का विशेष सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है। तो उस पॉइंट को, उस बेस के सीक्वेंस को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है या 1 नंबर के प्रश्न में ORI क्या है। तो ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अर्थात डीएनए का जहाँ से रेप्लिकेशन या द्विगुणन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है उस बेस के सीक्वेंस को या उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ORI कहा जाता है। तो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जहाँ जब इसकी एक कई जगहों में होता है, यूकैरियोट्स में कई जगहों में एक साथ चलता है, ये पॉइंट सिंगल नहीं होता, कई जगहों में एक साथ होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक इस जगह से स्टार्ट होता है और पूरा अंत होता है। तो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने कौन सा पॉइंट पे हो रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम, उसके बाद रेप्लिकेशन बबल का निर्माण, हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले आएगा और ORI में, और एक वहाँ के बीच के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर एक रेप्लिकेशन बबल का निर्माण कर देता है। इस तरह से दोनों तरफ अनजिप हो जाते हैं स्ट्रैंड्स और फूल जाती है संरचना और बबल के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, अब इस रेप्लिकेशन बबल को एक एंजाइम आता है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस एंजाइम। तो रेप्लिकेशन बबल को यहाँ पर फूला हुआ है, बीच से यहाँ पर तोड़ देता है। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा रेप्लिकेशन बबल बीच से कट जाते हैं। बीच से कटने के बाद देखिए 2 फोर्क का निर्माण होता है। 2 फोर्क का निर्माण होता है, या चिमटे के समान संरचना, जो 2 भुजाएं स्पष्ट रूप से बन जाती हैं। तो एक तो इस साइड से फोर्क का निर्माण हो रहा है और एक इस साइड से फोर्क का निर्माण हो रहा है, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। और यहीं पर इस दिशा में डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा और इस फोर्क में इस दिशा में नया, दोनों दिशाओं में
रेप्लिकेशन जो है वो साथ साथ चलता है। तो एक फोर्क का लेकर हम समझेंगे अच्छे से इस विधि को। उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद पहला एंजाइम तो हमारे पास हेलिकेज आया जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, रेप्लिकेशन बबल का निर्माण हुआ। उसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम आया, जो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो बबल को काट कर रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण किया। इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद में आगे की ओर अब क्या होना है, डीएनए के खंडों को, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़कर नए डीएनए का स्ट्रैंड को बनाने की क्रिया स्टार्ट होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सीधे सीधे नए खंड को लाकर नहीं जोड़ता, बल्कि उसके पहले उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्राइमेज एंजाइम की ज़रूरत, आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है, आरएनए प्राइमर, रेड कलर से यहाँ दिखाया गया है आरएनए प्राइमर, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है कौन, प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, तो हमारे पास पहला हेलिकेज आया, हेलिकेज के बाद न्यूक्लियस एंजाइम आया, न्यूक्लियस एंजाइम के बाद कौन सा एंजाइम आ रहा है, प्राइमेज एंजाइम आ रहा है। प्राइमेज एंजाइम किसका निर्माण कर रहा है, आरएनए प्राइमर का निर्माण कर रहा है। तो अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर का निर्माण। पहला तो एक तो रिकॉग्निशन या समारंभ बिंदु की पहचान, दूसरा अब क्या हो रहा है, आरएनए प्राइमर का निर्माण। तो आरएनए प्राइमर का निर्माण कौन कर रहा है, प्राइमेज एंजाइम कर रहा है, जो पहले आकर कुछ जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ता है। उसके बाद फिर इसके 3 डेज प्राइम से ही इसका 5 डेज 3 डेज दिशा में नया स्ट्रैंड का बनना शुरू होता है। तो डीएनए फॉर्मेशन ऑन आरएनए इनिशियल, आरएनए आरंभक यहाँ पर या आरएनए प्राइमर हमारे पास आ गया है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, आरएनए प्राइमर के आगे की ओर उससे जुड़कर नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो है जुड़ते चले जाते हैं और नए डीएनए का स्ट्रैंड प्राप्त होता है। तो नए डीएनए का जोड़ने का काम कौन करता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ने का काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है, जो नए न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर आरएनए प्राइमर से जोड़ता चला जाता है और इस तरह से नए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। और इस नए स्ट्रैंड के निर्माण की दिशा क्या होगी, इधर पहला पेरेंटल स्ट्रैंड 3 डेज 5 डेज है, तो इसकी दिशा क्या होगी, रेप्लिकेशन की दिशा 5 डेज 3 डेज प्राइम में होगी। और जब भी नया रेप्लिकेशन होगा, नया डीएनए के स्ट्रैंड के निर्माण होगा या रेप्लिकेशन होगा, तो वो हमेशा 5 डेज 3 डेज दिशा में या 5 डेज 3 डेज प्राइम में ही होगा। तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है एक्सीजन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का जो है उसके बाद एक्सीजन लास्ट माने पूरी तरह से श्रृंखला जब निर्माण हो जाएगा तो आरएनए प्राइमेज को एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आरएनए प्राइमर को हटा देगा और पूरे एक कंटिन्यूअस डीएनए का नया स्ट्रैंड हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड की बात। अब दूसरी जो होती है वहाँ पर अब देखिए हमेशा डीएनए का नया स्ट्रैंड बनना है 5 डेज 3 डेज प्राइम में। अब यहाँ पर देखिए दिशा उल्टी है, यहाँ पर कैसी है, इधर 5 डेज है और इधर 3 डेज है। तो 3 डेज टू 5 डेज तो यहाँ जो नेक्स्ट बनेगा वो इसमें क्या होगा, ये 3 डेज होगा। तो 3 डेज 5 डेज तो इसका कभी भी डीएनए का डुप्लीकेशन या उसका सिंथेसिस जो है वो 3 डेज 5 डेज प्राइम में हो नहीं सकता। अब होना किधर से है, इस दिशा से होना है। तो इस दिशा से होना है तो वो सीधे से कंटिन्यूअस हो नहीं सकता। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये डीएनए अनजिप होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसका कुंडलन खुलता जाएगा, उतना थोड़ा थोड़ा स्टेप में आरएनए प्राइमर पहले आएगा और आरएनए प्राइमेज जो है आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा। फिर थोड़े से हिस्से में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और डीएनए के डुप्लीकेशन के बाद में फिर से आरएनए प्राइमर आएगा। फिर थोड़े से हिस्से में डीएनए का जैसा जैसा अनजिप होता जाएगा थोड़ा थोड़ा डीएनए का हिस्सा खुलता जाएगा और थोड़ा थोड़ा यहाँ से नए आरएनए प्राइमर का निर्माण होता जाएगा और उसके बाद डीएनए के नए स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में निर्मित होते हैं। तो इन छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओकाज़ाकी नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उनके नाम पर इसको कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। और ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो है वो अलग अलग टुकड़ों में डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 1 की क्रियाविधि। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो क्या करता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे बन चुके हैं उनके बीच में जो खाली जगह है, खाली जगह में जो न्यूक्लियोटाइड भरना है उसका काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। और डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो इसमें यदि गलत
कोई क्षार या कोई गलत बेस का क्रम आ गया है तो उसको क्या करता है, हटाकर सही डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो पॉलीमरेज डीएनए 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 का कार्य क्या हो गया, डीएनए का एक तो जोड़ने का काम कर रहा है और मरम्मत का काम कर रहा है। साथ ही साथ यदि गलत न्यूक्लियोटाइड इसमें आकर जुड़ जा रहा है तो उसको हटाने का काम भी कौन कर रहा है, पॉलीमरेज 1 और 2। तो इस तरह से इन दोनों को ये किस में भाग लेते हैं, डीएनए की रिपेयरिंग और मरम्मत में भाग लेते हैं। उसके बाद लास्ट में जब आरएनए का प्राइमर यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, प्रत्येक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से आरएनए प्राइमर को निकाल दिया जाता है और आरएनए प्राइमर को निकालने के बाद जितने भी डीएनए के खंड प्राप्त होते हैं उन खंडों को जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। लास्ट एंजाइम कौन सा है, लाइगेज एंजाइम, जो कि डीएनए के नए छोटे छोटे बने खंडों को जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। तो इस तरह से इसमें ये लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जिसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में या फ्रेगमेंट्स में डीएनए के खंड बनते हैं और इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। तो इस तरह से डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से प्रत्येक जो है एक पुराना स्ट्रैंड होता है और दूसरा नया सिंथेसाइज होता है, फिर पुराना होता है और दूसरा नया सिंथेसाइज होता है। तो इस तरह से एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल का बनना क्या कहलाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि स्टेप वाइज कौन कौन से हम स्टडी किए हैं इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम देखें द्विगुणन में, पहला तो रिकॉग्निशन साइट ओरी का है ना, जहाँ पर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है उस साइट की पहचान की जाती है। उसमें विशेष क्षारों का या बेसिस का सीक्वेंस होता है जिसको कहा जाता है ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ पर फिर हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है और क्या रेप्लिकेशन बबल का निर्माण होता है। फिर न्यूक्लियस एंजाइम आता है, इस बबल को बीच से तोड़ देता है और 2 रेप्लिकेशन के फोर्क हमको प्राप्त होते हैं। इन प्रत्येक रेप्लिकेशन के फोर्क में फिर हेलिकेज एंजाइम ओपन करे, उसके बाद पीछे की ओर जो डीएनए के चेन में अनजिपिंग हो रही है, माने ट्विस्टिंग हो रही है, उस ट्विस्टिंग को कम करने का काम कौन करता है, गायरेज एंजाइम करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये ओपन होते चले जाते हैं और नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। तो उसमें फिर नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आता है, प्राइमेज आता है, जो कि आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। उसके बाद इस रोल आता है डीएनए पॉलीमरेज का, जो एक एक न्यूक्लियोटाइड को लाकर डीएनए के जोड़ता चला जाता है और नए स्ट्रैंड को बनाता है। इसी बीच में एसएसबी प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सीधे रखने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेक्स्ट आता है आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स को भरने का कार्य करते हैं और मरम्मत का कार्य करते हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कब बनते हैं, जब लैगिंग स्ट्रैंड एक लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस बनता है और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए के खंड जो है वो सिंथेसाइज होते हैं या संश्लेषित होते हैं। तो उन खंडों को कहा जाता है ओकाज़ाकी खंड। ओकाज़ाकी खंडों को जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज एंजाइम, ठीक है। और आरएनए प्राइमर को फिर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों से बाहर करने का काम करता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और इस तरह से एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा वीडियो से डीएनए का रेप्लिकेशन की क्रियाविधि।